Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक कॉमेडी से, और ये कॉमेडी आई है पाकिस्तान से, जहां पर कायदे आजम लीडरशिप लेक्चर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख ने एक बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि फरवरी 2019 को अगर पाकिस्तानी वायुसेना चाहती तो 7 से 8 भारतीय एयरक्राफ्ट को वो काफ़ी आसानी से ही मार सकते थे, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट भारत में हमला करने के लिए आ रहे थे तो उस समय इंडियन एयरफोर्स की जितने भी मूवमेंट थी उसको पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रैकिंग डिवाइस से ट्रैक किया जा रहा था। उन्होंने कहा, वर्ष 2019 में हमारे तकरीबन 24 जेट्स का सामना भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने किया, जिसमें 8 F-17 थंडर और 8 मिराज 3 और 5 जेट, 8 F-16 सबूत नहीं है क्योंकि ये दावा करते थे कि इन्होंने 2 भारतीय पायलट्स को पकड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरा भारतीय पायलट कहाँ है। और इन्होंने ये भी क्लेम किया था कि इन्होंने एक सुखोई 30 MKI को भी मार गिराया है, जिसका रिकेज इनके पास है। तो सवाल ये उठता है कि उस रिकेज की आज तक फोटो सामने क्यों नहीं आई है। फिर बाद में इनकी तरफ से क्लेम किया जाता है कि वो जो सुखोई 30 MKI है वो इंडियन साइड में गिरा है। तो इस तरह के इनके उल फजूल जो क्लेम है वो होते रहते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट मिश्र धातु निगम लिमिटेड से आ रही है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको हम मिधानी के नाम से जानते हैं, उन्होंने Mi-17 हेलीकॉप्टर के लिए एक नए और हल्के आर्मर को विकसित किया है, जो कि कंपोजिट की सहायता से बनाया गया है, और यह रशियन स्टील मेड आर्मर की तुलना में 40% तक हल्का है। और इस आर्मर का इस्तेमाल जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के शुरुआती वेरिएंट है उनमें किया जाएगा। खासकर आपको बता दें कि जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है तो इनके ऊपर जो अटैक के चांसेस होते हैं स्मॉल आर्म के द्वारा और स्नाइपर राइफल्स के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार जो आर्मर है वो इनको सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी है। आर्मर की वजह से हेलीकॉप्टर में एडिशनल वेट पड़ता है, जिससे कि इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी और हाई एल्टीट्यूड में उड़ने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आर्मर वेट को रिड्यूस किया जाएगा तो इनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी और इनकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। क्लिप ऑन क्लिप ऑफ आर्मर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब इनकी ज़रूरत नहीं होती है तो इन्हें हटाया भी जा सकता है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 की बात करें तो इन्हें मुख्य तौर पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो लोकल पुलिस हो, कमांडोज हो या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जहां पर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वहां पर ये जो हेलीकॉप्टर्स है सप्लाई का एक अहम जरिया होते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को रशिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। इसके अलावा और भी दूसरे जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए जो स्पेयर्स हैं वो रशिया के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। और इसी बीच रशिया ने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि भारत जल्द से जल्द कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम विकसित करे जिससे कि जो पुराने अभी तक कर्ज हैं, पुराने जो पेमेंट बची हुई हैं उनको क्लियर किया जा सके, क्योंकि रशिया इस समय काफ़ी परेशान है और वो चाहता है कि भारत अपने पेमेंट्स को क्लियर करे जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। आपको बताना चाहेंगे वेस्टर्न सैंक्शन के चलते रशिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जो पेमेंट सिस्टम है पूरी तरीके से ठप हो चुका है। हालांकि दोनों देशों ने अलग अलग रास्तों को एक्सप्लोर किया है, लेकिन उनका भी कोई अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। हालांकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है अपनी पेमेंट्स को क्लियर करने की और जो नए नए रास्ते हैं वो तलाशे जा रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी डील $5.5 बिलियन की थी, उसकी भी पूरी पेमेंट अभी तक भारत के द्वारा नहीं की गई है। सैंक्शन लगने से पहले भारत ने कुछ पार्शियल पेमेंट्स ही करी थी और अभी एक बड़ी पेमेंट की जानी बाकी है। इसके बावजूद भी रशिया ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन भेज दी है। रशिया ने कहा है कि इस समय थोड़े हालात सही नहीं हैं और अगर भारत के द्वारा पेमेंट समय पर ना की गई तो शायद बाकी की जो S-400 की 2 स्क्वाड्रन है उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनफैक्ट HAL ने भी क्रेडिट का इस्तेमाल करके सुखोई 30 MKI और MiG-29 की फ्लीट के लिए जो स्पेयर और कंपोनेंट्स हैं उन्हें रशिया से लिया है, जिसकी पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं हो सकी है। और अब जो ड्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए रशिया ने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि इनको क्लियर किया जाए। जैसा कि हम सबको पता है, एयरबस और बोइंग को भारत से बड़ी संख्या में जो ऑर्डर्स है वो हाल ही के दिनों में मिले हैं और आने वाले समय में ये अनुमान लगाया गया है कि ये ऑर्डर तकरीबन 2000 की संख्या को टच कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयरबस और बोइंग से कहा है कि वो भारत में अब अपनी जो फाइनल असेंबली लाइन है उसको सेटअप करें, क्योंकि एयर इंडिया और इंडिगो को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये दोनों क्रमशः 700 जो एयरक्राफ्ट हैं इनका ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। वही भारत की नई एयरलाइन, जिसे हम आकाशा एयर के नाम से जानते हैं, वो भी तकरीबन 100 से ज़्यादा जेट्स को अपने फ्लीट पर ऐड करेंगी।
तो इसीलिए कहा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि एयरबस और बोइंग अब अपनी जो असेंबली लाइन है उसको भारत में इस्टेब्लिश करें, क्योंकि भारत सरकार सिर्फ जो कंपोनेंट्स की खरीद है इंडियन मैन्युफैक्चरर से उनसे संतुष्ट नहीं है। भारत सरकार ये चाहती है कि जो फाइनल असेंबली लाइन है उसको भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि भारत में जो एरोस्पेस इकोसिस्टम है वो विकसित हो सके और उसका फ़ायदा भी आने वाले समय में भारत को मिल सके। तो देखते हैं अब एयरबस और बोइंग का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। हाल ही में ट्विटर पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के फाइनल कॉन्फ़िगरेशन को देखा गया है, जिसे हम HSTDV के नाम से जानते हैं। हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसे DRDO ने विकसित किया है और वर्ष 2020 में इसका पहला टेस्ट आयोजित किया गया था, जहां पर एक प्रूवन सॉलिड रॉकेट मोटर की सहायता से इसे 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ले जाया गया था और वहां पर जाकर के हाइपरसोनिक स्पीड में इसके जो एरोडायनेमिक हीट सील्ड थी वो सेपरेट हुई थी। DRDO इस प्रकार के एक और टेस्ट को करने वाला है, जहां पर HSTDV को बिना हीट सील्ड के इस बार टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि DRDO का प्लान ये है कि एक वर्केबल जो प्रोडक्शन रेडी HSTDV होगा वो यूज़र ट्रायल के लिए 2024 से 25 के बीच में तैयार हो जाएगा। ये एक हाइपरसोनिक वेपन होने वाला है जो कि एनिमी के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट DRDO स्टार को लेकर के आ रही है, यानी सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल, जिसको लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन अभी सरफेस हुई है मीडिया में, जहां पर बताया जा रहा है कि स्टार मिसाइल जो कि मार्क 2.5 की स्पीड को हिट करने में सक्षम होगी, जिसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उनको टेस्ट करने के लिए किया जाएगा, जैसे कि सरफेस वॉरशिप। इनका इस्तेमाल जो इनकमिंग सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जो कि लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन पर बेस्ड होती है, उनको कैसे तबाह करना है उसके लिए करेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि ये लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन है, ये हमारे अस्त्र मार्क 3 में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वेरी लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। स्टार की बात की जाए तो इसे ग्राउंड और शिप दोनों से कैटapult लॉन्च सिस्टम की सहायता से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 55 से 175 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है और इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो 0.2 से 1.9 मीटर स्क्वायर का है और उसकी सेल्फ लाइफ 10 वर्ष की होने वाली है। आपको बताना चाहेंगे प्लान्स तो ये भी हैं कि स्टार मिसाइल पर ही आधारित एक एयर लॉन्च वेरिएंट तैयार किया जाएगा, जो कि एंटी एवैक्स या एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले समय में जो तेजस मार्क 1A और मार्क 2 की फ्लीट है वो इनका इस्तेमाल करती दिखाई पड़ेंगी। फिलहाल आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।